नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल और हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि तमाम राज्यों से जुड़ी जो खबरें हैं वो हम आपके साथ करें साझा। इन खबरों के जरिए राज्यों से जुड़े विकास के बारे में तो हम बात करते ही, साथ ही साथ बात होती है कि कैसे आर्थिक तौर पर ये राज्य सशक्त हो रहे हैं। साथ ही साथ हम कोशिश इस शो के जरिए ये भी करते हैं कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करें। तो आइए सीधे रुख करते हैं वंदे भारत में सबसे पहले उन तमाम खबरों के साथ जहां राज्यों से जुड़ी होगी आज बात। तो बात होगी सबसे पहले प्रयागराज के माघ मेले की। जी हां, कैसे ये आस्था अध्यात्म का एक बेजोड़ महासंगम है, जहां विहंगम दृश्य जो कि भक्ति और वैराग से जुड़े हुए हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद आपको लिए चलेंगे हम बिहार, और कैसे बिहार में जो रक्षक है यानी पुलिसकर्मी, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। बदलाव की बयार बह रही है पुलिसकर्मियों की जीवन को और सुदृढ़ बनाने के लिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। और फिर चलेंगे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसे हम एप्पल स्टेट के नाम से भी जाते हैं। कैसे सेब का जो लाल रंग है वो वहां की आर्थिक प्रगति को भी गुलाबी कर रहा है, इस पर भी होगी चर्चा। और फिर बात होगी श्रीनगर में चल रहे स्वदेशी मेले की। कैसे ये स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर होते हुए जम्मू कश्मीर को एक अलग ही पहचान दे रहा है, क्योंकि वहां के स्थानीय जो उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग मिला है, और इस जीआई टैग मिलने की वजह से वो वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान अंकित कर रहे हैं। इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर आधे घंटे में वंदे भारत के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज से जुड़ी हुई, जहां माघ मेला हर साल गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर लगने वाला एक विशाल वार्षिक मेला है। यह आस्था के साथ साथ आध्यात्मिकता और कल्पवास का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। साल 2026 में ये 3 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि SSS। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। महासंगम 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ। त्रिवेणी तट पर उमड़ेगी श्रद्धा की लहर। माघ मेला 2025 की गंगा पूजन से होगी शुरुआत। प्रयागराज में तेज हुई तैयारियां। आस्था का माघ मेला, अलर्ट मोड में प्रशासन। माघ मेले में देश दुनिया से पहुंचेगा जनसमुद्र। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर हर साल माघ मेले के महीने में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। संगम किनारे इसकी शुरुआत गंगा पूजन के साथ होती है। इस बार के माघ मेले में देश दुनिया के करीब 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में 3 जनवरी से प्रारंभ हो रहे माघ मेले को लेकर प्रशासन तेजी से तैयारियां कर रहा है। 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक यह चलेगा। 7 सेक्टरों में विभक्त करके लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह मेला बसाया जा रहा है। 42 की संख्या में अस्थायी पार्किंग बनाई जा रही है, जहां पर 1,30,000 से अधिक वाहन पार्क किए जा सकते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से, यानी जैसा ओडीएफ का एक लक्ष्य लिया गया है, इसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सेक्शन गाड़ियां एवं 3,000 सफाई कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। माघ मेला 2026 के सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने एक व्यापक योजना तैयार की है। प्रशासन ने अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिससे भीड़ नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके। मेला क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित किया गया है और 10,000 से अधिक सुरक्षा जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और 50 ड्रोन कैमरे पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं, और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी। और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और पीएसी की कानून व्यवस्था हेतु, साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, हमारे
एनडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, इसके अलावा आरएएफ का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। बता दें कि 3 जनवरी से प्रारंभ हो रहे माघ मेले का दायरा 2024 के मेले की तुलना में बढ़ाया गया है और इस बार मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। इस बार माघ मेले का थीम सुगम, सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और कैसे माघ मेला आस्था और संस्कृति का ये संगम है, ये आपको बताते हैं और आखिरकार इसका महत्व, इसका उद्देश्य क्या है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि कैसे जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक शुद्धि की, उस लिहाज से ये मेला बहुत अहम माना जाता है। देवताओं का वास, यानी उस वक्त ये माना जाता है कि प्रयागराज की धरती पर तमाम देवी देवता आकर वास करते हैं। ये साधु संतों के मिलन का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच होता है जहां लोग भक्ति, वैराग और ज्ञान की बात करते हैं उनके साथ आकर। और कल्पवास, जिससे आत्मिक शांति के परिचायक और सूचक के रूप में इसे जाना जाता है। कल्पवास यानी 1 महीने के लिए साधु वहां पर रहते हैं। कई ऐसे जो मंच हैं वहां से उनके संबोधन होते हैं। साथ ही साथ कई अखाड़े से जुड़े हुए महंत जो हैं वो यहाँ पर पहुंचकर भक्ति और ज्ञान का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। वहीं माघ मेले 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें स्नान करने की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख स्नान जो हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी तिथियां हैं जिसके लिए माघ मेला बहुत अहम माना जाता है। जिसमें हम बात करते हैं 3 जनवरी जो कि पौष पूर्णिमा के लिए है। 14 जनवरी की अगर बात की जाए तो उसे मकर संक्रांति के रूप में उस दिन लोग आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं। 18 जनवरी मौनी अमावस्या। 23 जनवरी की अगर बात की जाए तो बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। तो ये तमाम स्नानों की जो हमने आपको तिथियां बताई वो बहुत अहम है। लखनऊ से जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, सभ्यता और संस्कृति का अटूट संगम होता है माघ मेला और ऐसे में कल्पवास के दौरान विभिन्न अखाड़ों के महंत भी वहां पर आकर भक्ति और ज्ञान का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल, लाखों की संख्या में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं और 1 महीने तक जप, तप और व्रत करते हैं और कहीं न कहीं आत्मिक शुद्धि के लिए सबसे बड़ा ये एक माघ मेला होता है जिसमें 1 माह तक 1 टाइम पे भोजन और 2 टाइम पे गंगा स्नान और दिन भर भागवत गीता सुनते हैं, भागवत कथा वहां सुनाई जाती है। तो पूरे मेला क्षेत्र को, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस बार 7 सेक्टर में बांटा गया है, लगभग 800 हेक्टेयर का ये क्षेत्र होगा। पिछले माघ मेलों की तुलना में ये बड़ा है क्योंकि महाकुंभ 2025 के बाद अब माघ मेला आया हुआ है, तो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए भीड़ प्रबंधन के लिए, सुरक्षा के लिए या तमाम सारी चीजों के लिए। साथ साथ पूरे मेले क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है, विशेष लाइटिंग लगाई जा रही है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो आने जाने की सुगम व्यवस्था है, चाहे वो प्रयागराज के रास्ते हो, चाहे वाराणसी के रास्ते हो, कानपुर के रास्ते हो या लखनऊ के रास्ते हो, इन रास्तों पर विशेष रोडवेज की सुविधा की गई है। सैकड़ों हजारों की तादाद में रोडवेज अलग से प्रबंध की गई है। रोडवेज गाड़ियां हर 5 से 10 मिनट में जो भी यहाँ पर यात्री जाएंगे वो वहां पर सुगमता से कैसे लौट आए। और साथ साथ सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो 13 से 15 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है, उनकी व्यवस्था के नजर वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए। पार्किंग की व्यवस्था की गई कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चलना न पड़े, क्योंकि हमने महाकुंभ में देखा जो ढेर सारी चीजें थी उससे सीख लेते हुए इसमें और दिव्य और भव्य बनाने के लिए और नव्यता प्रदान करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। आस्था के इस महापर्व को और सुविधाजनक बनाने के लिए विकास, हम ये भी समझ पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से महाकुंभ में हमने देखा एक सफल संचालन किया गया था यूपी राज्य सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, खास तौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग किया जाएगा वो भीड़ प्रबंधन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। जो भी व्यक्ति मेला क्षेत्र में प्रवेश करता है उसको फेस से पहचान लिया जाता है, एआई कैमरे पहचानते हैं। अगर किसी भी कारण वो इधर उधर होता है तो उसकी पहचान तुरंत कर लेता है। कैमरा किस जगह के क्षेत्र में है, कितने लोग किस घाट पर कितने लोग तैनात हैं, सबकी प्रॉपर फेस रीडिंग होती है। और साथ साथ इमरजेंसी में अगर कोई रिस्पांस करता है उसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए कि उस तक उसकी कैसे उसको मदद पहुंचाई जा सके। इन सभी चीजों में एआई का प्रयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार
और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 50 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी पूरे 7 सेक्टर में। विभिन्न घाटों पर विशेष प्रबंध किए जाएंगे, वहां पर सुगमता के साथ, आस्था के साथ लोग वहां जाएं और वहां पर स्नान करें, जो दर्शन पूजन करें। बिल्कुल, और इस महासंगम में उनके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी वहां पर, जो पूरे माह मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और इस महासंगम में साधु संतों के मिलन से किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति के कई ज्ञानवर्धक का जो कार्यक्रम है उसमें भी लोग हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अब बिहार, जहां फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद से राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में राज्य पुलिस फुल एक्शन मोड में है। राज्य में सुशासन के लिए दिन रात काम करने वाले पुलिस के जवानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई अहम युगांतकारी फैसले लिए गए। देखिए पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण की ये खास रिपोर्ट। बिहार पुलिस आम लोगों की सेवा, मदद और सुरक्षा के लिए दिन रात काम करती है। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई फैसले लिए हैं। पुलिस लाइन में खाने पीने से लेकर रहने तक की फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य के सभी 40 पुलिस लाइन में अब आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें बच्चों को पढ़ाई, ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार सरकार किसी पुलिसकर्मी की हत्या या दुर्घटना में मौत होने पर अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ रुपए राहत राशि के रूप में दे रही है। इसके साथ ही बीमारी के कारण निधन होने पर 20 लाख रुपए दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक बीमा करार भी किया है। विशेष तौर पर पुलिसकर्मी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या हत्या हो गया, उसको लगभग 2 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराया जा रहा है। और कोई बीमारी से भी मृत्यु हो रहा है तो उसको भी 20 लाख रुपया देने का काम किया है। सरकारी नौकरी सरकार देती है और उनको अलग से भी कई तरह की सुविधा सरकार के द्वारा देने का काम किया है। लेकिन विशेष तौर पर पुलिस बल का मनोबल बढ़ा रहे और पुलिस के लोग अच्छे से काम कर सके, पुलिस लाइन में और व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया है। बिहार सरकार 30 जनवरी से पहले पटना पुलिस लाइन की तर्ज पर राज्य की अन्य 39 पुलिस लाइन में जीविका दीदी की रसोई की सुविधा भी शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही होमगार्ड को भी सामान्य पुलिस कर्मियों की तरह बीमा योजना का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों की मदद के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। तो आखिरकार देश के रक्षक को किस तरह से सशक्त बनाने की तैयारी अब बिहार सरकार कर रही है, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे तमाम जो अलग अलग युगांतकारी फैसले लिए गए, जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन जो पुलिस वालों को मिलना चाहिए, उन्हें बीमा और वित्तीय सहायता। अब इन तमाम कदमों से एक पैराडाइम शिफ्ट हम बिहार की पुलिस व्यवस्था में आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये सेंसिटाइजेशन के लिहाज से एक अहम कदम है। पटना से ही इस बड़ी खबर पर मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मधुरेश, आमूल चूल परिवर्तन जो पुलिस की व्यवस्था में करने की कोशिश इस वक्त बिहार सरकार कर रही है, ये किस तरह से युगांतकारी बदलाव लेकर आएगा पुलिस के पूरे महकमे में? हाँ बिल्कुल, देखिए आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सुशासन स्थापित है उसकी जो नींव है वो बिहार पुलिस के जवान हैं, बिहार पुलिस के अधिकारी हैं। ऐसे में कई बार होता है कि उनकी जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे से ज्यादा होती है, लगातार तबादले होते हैं। इसके साथ इन सब तबादलों के बीच में और तमाम समस्याओं के बीच में बच्चों के भविष्य को लेकर के और खुद के जो स्वास्थ्य है उनको लेकर के कई तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए अब एक बड़ी राहत भरी खबर है। एक तरफ उनके बच्चों के भविष्य, उनके बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए बिहार सरकार 40 आवासीय विद्यालय जो कि वर्ल्ड क्लास की होगी स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी कैशलेस उनको मिलेगी और सिर्फ बिहार पुलिस के जवान को नहीं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। हालांकि सुरक्षा में उनका भी बड़ा योगदान होता था। होमगार्ड के जो जवान होते थे उनको भी तमाम तरह की जो सुविधा है वो अब बिहार सरकार देगी। यानी जो फैसिलिटीज बिहार पुलिस के जवान को मिल रही थी वही फैसिलिटीज अब होमगार्ड के जवानों को मिलेगी। ये एक बड़ी राहत होमगार्ड के जवानों को भी है और बिहार पुलिस के जवानों को भी है। एक परेशानी होती थी, बैरक में परेशानी होती थी जब
जो पुलिस लाइन होती थी वहां रहने की समस्या होती थी, उसका भी निदान किया जा रहा है। नए पुलिस लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तमाम फैसिलिटीज दी जा रही है। जीविका दीदियों का जो रसोई है वो भी काफी बिहार में जो है वो काफी सक्सेसफुल रसोई माना बिल्कुल, जो जाता है। पुलिसकर्मी और दिन उसकी रात, भी व्यवस्था बहुत अहम बात आप बता रहे हैं पुलिस लाइन नरेश, कि जो पुलिसकर्मी दिन रात आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, उनके लिए भी अब सोचने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है, जो अपने आप में एक सेंसिटाइज्ड मुहिम है बिहार सरकार द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, इन तमाम जानकारी को पटना से हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एप्पल के बाग में। जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद मेरा स्वागत। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो सेब बागवानी के लिए पूरी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाता है। सेब क्षेत्र में नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित हिमाचल के सेब बागवान हरिमन शर्मा को जयपुर की यूनिवर्सिटी द्वारा PhD की मानद उपाधि से नवाजा जा रहा है। हरिमन शर्मा एक प्रगतिशील बागवान है और सेब बागवानी के क्षेत्र के लिए उनकी तैयार की गई किस्म हरिमन 99 के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सेब बागवानी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। शिमला, किन्नौर, सिरमौर समेत ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों के सेब की मिठास पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात है। सेब बागवानी के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले हिमाचल के एक ऐसे ही बागवान हैं हरिमन शर्मा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हरिमन शर्मा ने सेब की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो 40 डिग्री तक के तापमान में भी सेब की उन्नत फसल तैयार कर सकती है। और हरिमन 99 नाम से जानी जाने वाली इस किस्म के लिए हरिमन शर्मा को कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। अब जल्द ही हरिमन शर्मा को सेब बागवानी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए PhD की मानद उपाधि से नवाजा जा रहा है। 28 अप्रैल 2025 को मुझे पद्मश्री अवार्ड से भी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नवाजा जा चुका है। वर्ष 2017 में भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का खिताब तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। अब तक 27 राष्ट्रीय अवार्ड, 32 राज्य स्तरीय अवार्ड तो अन्य जिला स्तरीय अवार्डों से नवाजा जा चुका है। महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से उन्हें PhD की मानद उपाधि दी जा रही है। विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्वों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के पन्याला से संबंधित बागवान हरिमन शर्मा का नाम भी शामिल है। और मुझे उपाधि सेब की HRMN 99 किस्म उपजाने के लिए दी जा रही है। मैंने भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके लगभग 17 लाख पौधे अब तक रोपित करवा चुका हूं। मैं इस उपलब्धि प्राप्त करने से अत्यंत खुश हूं। इसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं।
वहीं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा उन्हें पीएचडी की उपाधि के लिए चयनित करने पर खुशी जाहिर करते हुए हरमन शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विश्वविद्यालय के अधिकारियों का आभार जताया है। हरमन शर्मा का कहना है कि हरमन 99 की सफलता के बाद अब वह आड़ू, पलम, खुमानी जैसे फलों की भी उन्नत किस्म तैयार कर रहे हैं। तो सेब उत्पादन में किस तरह क्रांति का प्रतीक बना हिमाचल, क्योंकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का आधार ही सेब की बागवानी है और इसमें आधुनिक तकनीक से अच्छी पैदावार की जाती है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सरकार और वैश्विक बैंक का यहाँ पर समर्थन है, यानी कि आधुनिक तकनीक से अच्छी पैदावार जो सेब के किसान हैं उन्हें मिलती है, जिसमें सरकार और विश्व बैंक का सामंजस्य। और करीबन हमने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर अगर भूमि है उसमें सेब के बाग फैले हुए हैं। और ई मार्केट प्लेस ऐप पर भी अब सेब की बिक्री की वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और शिमला से ही इस बड़ी खबर पर हेमलता शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। हेमलता, सेब बागवानी की अगर बात की जाए तो अपने आप में पूरे विश्व में हिमाचल के सेब बहुत मशहूर हैं। ऐसे में खास तौर पर जिस तरह से हरमन शर्मा जी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा, ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचल जो है वो वैश्विक लेवल पर भी अपनी पहचान को अंकित कर रहा है। जी बिल्कुल, अब तक तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी इलाके का सेब था वो देश और दुनिया के लोगों के मुंह में मिठास डालता आया था, लेकिन अब इस किस्म के आ जाने से जो मैदानी इलाकों का सेब है वो भी कहीं ना कहीं जो विख्यात होता नजर आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब की जो बागवानी का इलाका है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ की आर्थिक जो पहला बगीचा है वो हिमाचल में लगाया गया। तो ऐसे में जो शिमला के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का मैदानी इलाका है वहां पर सेब के बाग होने की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हरमन शर्मा जी पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं हाल ही में, उन्होंने ये संभव कर दिखाया है। और अब जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सेब की बागवानी की तरफ उनका रुझान नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर सेब की हम बात करें तो इससे पहले सिर्फ किन्नौर, शिमला का ऊपरी इलाका और कुछ एक ऐसे इलाके थे जहां पर ज्यादा ठंडक होती है, वहां पर सेब मिलता था। लेकिन अब 40 डिग्री का जो तापमान है वहां पर भी आपको सेब की किस्म मिलेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्वालिटी में और थोड़ा सा जो सेब का अलग अलग वैरायटी है उसमें आपको फर्क मिले, लेकिन हिमाचल की सेब की जो मिठास है वो बिल्कुल आपको भरपूर मिलेगी। एप्पल मैन को वैश्विक पहचान मिली है और जब भी कोई हिमाचल से आता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि दिल्ली वालों के लिए वहां से कुछ ना कुछ सेब जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब आपको बात बताते हैं कि कैसे लोकल फॉर वोकल जो है इस पहल ने जम्मू कश्मीर में बदलाव की ऐसी बयार बहाई जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई। इस पहल के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय कारीगर, पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में 2 दिवसीय स्वदेशी मेला चल रहा है। स्वदेशी उत्पादों, स्थानीय कारीगरों, पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। श्रीनगर के पोलो व्यू में आयोजित स्वदेशी मेले में कश्मीर के स्थानीय कारीगरों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मंच मिला है। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया एग्जीबिशन हो रहा है, ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एग्जीबिशन हो रहा है। एग्जीबिशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, लोगों के सामने आना, इंटरेक्ट करना, कस्टमर्स के साथ, मार्केट के साथ इंटरेक्ट करना, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक ऑनलाइन आउटलेट रन करते हैं। बहुत बेनिफिट होता है हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है इससे, या हमें ऑर्डर्स आते हैं, लोग हमें देखते हैं, तो काफी ज्यादा फायदा हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इससे पहुंचता है। फॉर फ्यूचर बहुत फायदा हो जाता है इससे। बहुत ही अच्छा है हमारे लिए क्योंकि हम डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है ऑनलाइन वालों के लिए जो ऑनलाइन पेज चलाते हैं, उनको डायरेक्ट डीलिंग मिलती है कस्टमर के साथ करने के लिए। हम गवर्नमेंट के बेहद शुक्रगुजार हैं जो ऐसे इवेंट का इनेकाद कर रही है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये क्राफ्ट है ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, और हम यही चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद
हर रोज हो, हर दिन हो। तो ये इवेंट, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमें इससे कस्टमर्स बढ़े हमारे, तो ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए तो ताकि लोगों को पता चले। स्वदेशी मेला तो लोकल फॉर वोकल किस तरह पहचान बना श्रीनगर के लिए, कैसे स्थानीय व्यवसायों को समर्थन दिया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा है, आर्थिक सशक्तिकरण से जो राज्य है वो मजबूत हो रहा है, उससे पर्यटन को भी एक टेक ऑफ मिलता हुआ, और जीआई टैग, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला जिससे वैश्विक पहचान बनी। इस पर बात करने के लिए श्रीनगर से शब्बीर डार जुड़ गए। शब्बीर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो श्रीनगर उसकी बड़ी पहचान बनकर उभर रहा है। जी बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजन का है, जो है स्वरूप है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर में भी जो ऐसे इकदाम हुए हैं। यहाँ पे जो स्वदेशी मेला वो है, हमने देखा कि किस तरह से जो लोकल आर्टिजनस है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, वो इस चीज को सराहते हैं कि किस तरह सरकार उनके दहलीज पे आके उनको एनकरेज कर रही हैं कि किस तरह से जो लोकल कल्चर है, लोकल हैंडीक्राफ्टर्स है या लोकल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो मेला है इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो यहाँ के लोकल जो आर्टिजनस हैं, यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें वहाँ स्टॉल लगाए हैं और उनका एक डायरेक्ट जो कनेक्शन है, कंटैक्ट है कस्टमर के साथ जो हुआ है, उससे न केवल यहाँ की जो इकोनॉमी को फरोग मिल रहा है और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, यहाँ का जो कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है, उसको प्रमोशन मिल रही है, बल्कि जो आत्मनिर्भरता का जो विजन है देश का, उसको भी आगे एक कड़ी मिल रही है, एक बड़ा मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है। तो निश्चित तौर पे जी शब्बीर, हम समझ रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज के साथ साथ जब आप पर्यटन को जोड़ते हैं और इसमें वोकल फॉर लोकल की धार लगती है तो आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर जम्मू कश्मीर दौड़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से आपका शब्बीर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये बात थी स्वदेशी मेले से जुड़ी हुई, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अब वंदे भारत में अगले हफ्ते। कुछ राज्यों से जुड़ी ऐसी ही अनूठी खबरें करेंगे साझा और करेंगे राज्यों की बात। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।